जैसे तैसे करके 1992 में पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया और सेमीफाइनल में मुकाबला था मेज़बान न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड की टीम मार्टिन क्रो की क़यादत में बहुत ज़बरदस्त खेल रही थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस बात का जिक्र मैंने क्यों किया, वो इसलिए कि हमारे ओपनर रमीज़ राजा थे, मेरा ख्याल है, वो आउट हुए तो पूरी दुनिया और पाकिस्तानी हैरान रह गए जब सफ़ेद हेलमेट में मलबूस इमरान खान को उन्होंने वन डाउन आते देखा। और इमरान खान ने सेमीफाइनल में कोई अच्छी इनिंग्स नहीं खेली थी, बॉल ज़्यादा ज़ाय किए, रन्स थोड़े बने। बहरहाल पाकिस्तान मोइन खान और इंजमाम की वजह से मैच जीत गया। तो बहुत ज़्यादा तनकीद हुई, यानी यहाँ पाकिस्तान में, दुनिया में, कि इमरान खान वन डाउन जो है ना, एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन होता है हर टीम का, वन डाउन क्यों आ गए। तो खान साहब पे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि मैदान में मैं होता हूँ, हिकमत अमली मैंने बनानी होती है, कैसे खेलना है वो मुझे ज़्यादा पता है। बहरहाल पाकिस्तान फाइनल में पहुँच गया। फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला इंग्लैंड के साथ था। इमरान खान ने टॉस जीता, पहले बैटिंग करने का फैसला किया और फिर वही हुआ, यानी रमीज़ या आमिर सुहेल आउट होते हैं और इमरान खान दोबारा बरामद होते हैं पवेलियन से वन डाउन पोजीशन पे। फाइनल में इमरान खान वो अच्छी इनिंग्स खेलते हैं, 70 या 72 रन की। पूरे फाइनल में एक छक्का लगता है जो इमरान खान इलिंगवर्थ को मारते हैं। इमरान और मियां दाद इनिंग्स जोड़ देते हैं। बहरहाल फिर जो है ना, ये जो सियासतदान है ना, ये पहले दिन से इमरान खान को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि ये जी वो खिलाड़ी है, ये बहुत नाजुक है, ये बड़ा प्रिंस है। ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन वो इमरान खान के आसाब से वाकिफ नहीं है। अब मैंने ये बात क्यों की? मैंने ये बात की कि वो झीना झपटी, वो पुलिस के छापे, वो मार कुटाई, वो रातों को दरवाजे तोड़ना, वो लोगों को गिरफ्तार करना, जब अब अदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं तो सबसे ज़्यादा जो कागजात नामजदगी दाखिल कराए हैं वो पीटीआई के उम्मीदवारों ने कराए हैं। जो मरियम बीबी ने आज से कुछ अरसा पहले कहा था कि तुम्हें इलेक्शंस के लिए उम्मीदवार नहीं मिलेंगे, तो उनकी जो है वो उनकी खिदमत में अर्ज़ करना था कि पहले नंबर पे पीटीआई है, यानी उम्मीदवारों ने जो कागजात जमा कराए हैं, दूसरे नंबर पे नून लीग है और तीसरे नंबर पे जो है वो पीपल्स पार्टी है। इसमें पीटीआई के जो हामी वकला हैं या वैसे जो पीटीआई को फॉलो कर रहे थे वकला, उनकी भी बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत है, रियाजत है, उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की। लेकिन ये जो आसाब की जंग थी, वो सेमीफाइनल को याद करें, फिर फाइनल में, वर्ल्ड कप के फाइनल में वन डाउन आना, यानी ये कोई मजाक नहीं है। तो वो जो आसाब की जंग थी, वो जो खौफ की जंग थी, वो जो डर की जंग थी, वो जो दहशत की जंग थी, वो पीटीआई ने जीत ली है। और तकरीबन 90% आप कह सकते हैं कि जो नुमाया शख्सियात थी पीटीआई की, उनके जो कागजात नामजदगी हैं वो जमा हो गए हैं। यानी मैं कुछ नाम आपके सामने लेता हूँ कि चौधरी परवेज़ इलाही के जमा हो गए हैं, मुनिस इलाही के जमा हो गए हैं, इजाज चौधरी के जमा हो गए हैं, मियाँ असलम इकबाल के जमा हो गए हैं, बैरिस्टर हमाद अजहर के जमा हो गए हैं, जरताज गुल वजीर के जमा हो गए हैं, मुराद सईद के जमा हो गए हैं। तो यानी आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि बहुत जो प्रोमिनेंट फिगर्स थे पीटीआई के, या जो पीटीआई के नुमाया नाम थे, उन सब के जो है वो कागजात जमा हो गए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आसाब की जंग का ये जो पहला राउंड था, ये पीटीआई ने जीत लिया है। जितने हथकंडे यानी इन कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए इस्तेमाल किए गए, वो पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड है। यकीन करें कि जनरल ज़िया के बारे में कहा जाता है कि जी जनरल ज़िया ने ये किया, वो किया, वो सारी बातें ठीक हैं। पीपल्स पार्टी के जो थे
रुकन थे या पीपल्स पार्टी के जो लोग थे उनको कोड़े भी लगे, इसमें भी कोई शक नहीं है। वो शाही किले में भी बंद हुए, इसमें भी कोई शक नहीं है, ये भी हकीकत है। लेकिन आप यकीन करें कि औरतों के साथ ये सलूक होना, बच्चों के साथ ये सलूक होना, बूढ़ों के साथ ये सलूक होना, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री ने पहली दफा देखा। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि जितना भी मेन स्ट्रीम जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो या तो खरीद लिया गया है इश्तिहारों के जरिए या किसी और जरिए से, या मैनेज कर लिया गया है, यानी डरा कर धमका कर। और ये तो काफी अरसा पहले रिपोर्ट आई थी कि तमाम मीडिया मालकान को बुलाया गया, उनकी छंड परेड की गई, उनको 2% की हैसियत नहीं दी गई, और एक ताकतवर शख्सियत ने उनको जो है वो हिदायत जारी की कि आपने ये करना है, ये करना है, ये करना है, और उन्होंने कहा जी बिल्कुल जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। तो ज्यादातर जो वाकयात थे वो रिपोर्ट भी नहीं हुए, और जो रिपोर्ट हुए हैं वो मेहरबानी है डिजिटल जो है वो मीडिया की, वो मेहरबानी है सोशल मीडिया की, वो मेहरबानी है यूट्यूब की, वरना ये वाकयात भी रिपोर्ट नहीं होते। तो बहरहाल पीटीआई के वर्करों को, सपोर्टर्स को और वोटर्स को मुबारक हो, उन्होंने पहला राउंड ये खौफ का वो जीत लिया है। अब सारी गेम जो है वो चली जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। जस्टिस कादी फायद ईसा ने बड़े धूम धड़के से वो भुट्टो साहब का केस खोल दिया है, बिल्कुल अच्छा किया है। लेकिन कादी फायद ईसा साहब अब ये ज़हन में रखें कि अभी वो चीफ जस्टिस हैं, उनका साल भी नहीं रह गया, साल से भी कम रह गया, फिर वो चले जाएंगे, और फिर लोग उनको किन अल्फाज में याद करेंगे, ये फैसला अब कादी फायद ईसा ने करना है। क्योंकि अब जो बात है वो बुनियादी इंसानी हकूक की है कि लोग एक बंदे को चाहते हैं, लोग एक बंदे को बाहर देखना चाहते हैं, लोग एक बंदे को वोट देना चाहते हैं, ये इनका लोगों का बुनियादी हक है। आया जस्टिस कादी फायद ईसा और उनकी टीम इस जो हक की है वो कर सकते हैं, हिफाजत कर सकते हैं या नहीं कर सकते? यानी वो इमरान खान को अगर अव्वल तो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन खत्म होनी चाहिए। वो जो फैसला आया तोशा खाना का, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खत्म कर दिया, यानी उन्होंने, लेकिन नाअहली बरकरार रखी। ये भी मेरा ख्याल है दुनिया का पहला फैसला होगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट को इमरान खान की नाअहली खत्म करनी चाहिए, यानी ये मेरी जाती राय है। फैसला मुअत्तल है, अगर वो नाअहली खत्म नहीं करते, हम 1 मिनट के लिए फर्ज करते हैं, तो फिर इमरान खान को जमानत पर ही सही तमाम केस चलते रहें इलेक्शन तक, या इलेक्शन के लिए उनको बाहर निकालना होगा ताकि वो पार्टी को लीड कर सकें, वो अपने उम्मीदवारों की जो है वो मुहिम चला सकें और लोगों को अपने मंशूर पर कायल कर सकें। तो कादी फायद ईसा साहब के पास बेहतरीन मौका है कि क्या वो तारीख में अपने आप को जस्टिस मुनीर के हम पल्ला करेंगे, या वो अपने आप को जस्टिस अनवारुल हक के हम पल्ला करेंगे, जिन्होंने भुट्टो साहब को फांसी दी, जिसका बाद में नसीम हसन शाह ने वाज़ेह एतराफ़ किया इफ्तिखार अहमद के प्रोग्राम में कि हम पे दबाव था और हमने दबाव के तहत फैसला किया। तो अब ये सारे का सारा जो इम्तिहान है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो एक्ट कर रहा है वो सब के सामने है, आमिर फारूक साहब दामन बरकातहू जो कुछ कर रहे हैं वो सब के सामने है। आमिर फारूक से इंसाफ का जो है वो आप तवक्को रखना वो इसी तरह है कि आप कट्टे से तवक्को रखें कि वो 5 किलो जो है ना वो दूध देगा। तो अब सारी की सारी गेम, चाहे वो निशान है, चाहे वो इमरान खान की अहलियत है, चाहे वो इमरान खान की जमानत है, चाहे वो लेवल प्लेइंग फील्ड है, ये सारा कुछ आखिरकार जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। और एक और बात अपने व्यूअर्स को बताते चलूं कि सुप्रीम कोर्ट सबसे आला और एक आईनी अदालत होती है। सुप्रीम कोर्ट कत्लों के लिए नहीं होती, वो ये ठीक है कि पीले मां जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट डकैतियों के लिए नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट चलानों के लिए नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह करती है। आइन क्या कहता है, यानी इस शिक का क्या मतलब है, लेवल प्लेइंग फील्ड का क्या मतलब है, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो बताना है। एक जमात को दीवार में चुना जा रहा है किस कानून के तहत, ये सुप्रीम कोर्ट ने बताना है। इंट्रा पार्टी पर किन लोगों ने एतराज किया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुंशी ने निशान वापस ले लिया किस बुनियाद पर, ये सारी तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने करनी है। तो फायद ईसा साहब के पास बड़ा जबरदस्त मौका है, एक तो अपनी वो परसेप्शन खत्म करें,
کہ وہ کن کی بولی بولتے ہیں، دوسرا وہ اپنے آپ کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے طور پر زندہ رکھنا چاہتے ہیں یا جسٹس منیر کے جو ہے نا وہ صورت میں یہ فیصلہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ جو پرو میکس لاڈلا ہے اس کے سانس کاغذات پہ ہی پھول گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی نے اپنے امیدوار جو ہے نا وہ کھڑے کر دیے ہیں، ایم کیو ایم نے تمام سیٹوں پہ امیدوار کھڑے کر دیے ہیں، جی ڈی اے نے تمام سیٹوں پہ امیدوار کھڑے کر دیے ہیں، ادھر کے پی کے ایم میں مولوی نے تمام سیٹوں پہ کھڑے کر دیے ہیں۔ تو وہ جو لاڈلا تھا اس کی سانس پھول گئی ہے صرف کاغذات پہ۔ ابھی تو جو ہے نا اگر کاغذات مسترد نہیں ہوتے، بدماشی نہیں ہوتی اور غیر آئینی اور غیر قانونی کام نہیں ہوتا اور سموتھ ہوتے ہیں حالات، تو اس کے بعد یہ جو ہے پرو میکس لاڈلا اس کا تو سانس ابھی سے پھول گیا ہے، جس کو بڑی دھوم دھڑکے سے لایا گیا اور جس کا خیال تھا کہ بس میں نے جانا ہے اور میری بایو میٹرک ہونی ہے ایئرپورٹ پہ اور پھر کاکڑ کو کان سے پکڑ کر اٹھا دیا جائے گا اور مجھے بٹھا دیا جائے گا۔ اب صرف کاغذات پہ اس کی سانس پھول گئی ہے اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ ایم کیو ایم نے امیدوار کھڑے کر دیے، جی ڈی اے نے، استحکام پاکستان پارٹی نے، اور سب سے بڑا سانس پھولنے کی جو وجہ ہے وہ یہ کہ استحکام پارٹی وہ 40 ایم این ایز اور 70 ایم پی ایز جو ہے وہ مانگ رہی ہے، اور نواز شریف کو بھی کہہ دیا گیا ہے کہ اپنی سیاسی اوقات کے مطابق جو اب آپ کی سیاسی اوقات رہ گئی ہے نا کہ آپ پورا ٹبر لاہور سے بھاگ گئے ہیں، کوئی مانسیرا، کوئی قصور، کوئی اکاڑا، کوئی کراچی، تو آپ کی جتنی اوقات ہے سیاسی تو اس کے مطابق آپ کو استحکام پاکستان کی بات ماننی پڑے گی۔ یعنی سانس پھولنے کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ استحکام پارٹی کے ساتھ یعنی جو ہم نے بڑی جس پہ محنت لگائی، جس پہ ہم نے جو ہے نا بندوں کو ککے مار مار کے پیچھے سے شامل کروایا، اس کو اب اس کو پھل دینے کا جو ہے نا وہ وقت آ گیا ہے۔ جو علیم خان نے پی ٹی آئی کی پیٹھ میں خنجر گھونپا، جو ساری زندگی جو ہے نا وہ الیکشن نہیں جیتا اور پی ٹی آئی نے اس کو سینئر وزیر بنایا، ادھر المعروف چینی چور بقول نون لیگ کے وہ چینی چور جہانگیر ترین، جس میں صرف ایک خوبی ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہے اور بہت زیادہ پیسہ ہے، دوسری کوئی خوبی نہیں ہے جہانگیر ترین میں کہ آپ کہیں گے کوئی دوسری خوبی بھی ہے۔ ہاں ایک اور خوبی ہے، وہ ملتان سلطان اس نے لی ہوئی ہے اس کے بیٹے نے، اور وہاں کھلاڑیوں کو اچھے پیسے مل جاتے ہیں، روزگار لگا ہوا ہے، ورنہ اور کوئی خوبی نہیں ہے جہانگیر ترین میں۔ تو انہوں نے جو پیٹھ میں خنجر گھونپے، یہ جو میر جعفر اور میر صادق بنے، اون چودھری جیسا 2 ٹکے کا بندہ وہ لیڈر بنا، تو اب استحکام پاکستان جو پارٹی ہے یا پتہ نہیں پاکستان استحکام ہے یا کیا ہے، یہاں کھمبیوں کی طرح پارٹی ہیں، تو اس کو جی سیٹیں دینی پڑیں گی اور اوپر سے حکم ہے، اور نواز شریف کی یا اس کی بیٹی کی کیا مجال ہے کہ وہ حکم کی عدولی کریں جو زبان سے بوٹ صاف کر رہے ہیں اس وقت۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کریں، اگر لائک نہیں کرتے تو کمنٹ ضرور کریں۔ دوسرے یوٹیوب فیملی کو بڑھانے کے لیے اور پھیلانے کے لیے اس خاکسار کو سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔